हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 31 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो हम देखेंगे फ्रंट पेज से ये है चाइना, पाकिस्तान और रशिया का क्या इक्वेशन अभी क्रिएट हो रहा है अफगानिस्तान में, जो भी रिजीम चेंज हुआ है उसमें, और साथ में इंडिया अपनी तरफ से क्या चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जानेंगे। दूसरा, अभी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी लॉन्च किए गए थे ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स। अब जानेंगे क्या तो क्रिटिसिज्म है और ये कब लॉन्च हुए थे, क्या इनके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं उनके बारे में। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। ऊपर की तो सारी देखो तालिबान, अफगानिस्तान या फिर कोविड, इनसे रिलेटेड न्यूज़ हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक तो ये कि चाइना में छोटे बच्चों के लिए फिक्स कर दिया गया है कि ऑनलाइन जो पूरे एक वीक में एक बच्चा ऑनलाइन गेम्स अगर खेले तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल पाएगा। तो ये अथॉरिटेरियन रिजीम का अपने आप में एक और एग्जाम्पल है, आप मान सकते हो। दूसरा, IAEA की रिसर्च है, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस है इनकी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, कि नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगातार रिनोवेट करने की कोशिशें की जा रही है, प्लूटोनियम डेवलप किया जा रहा है। तो बोले ये तो अपने आप में आप कह सकते हो कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनमें आप न्यूक्लियर वेपन जो यूज़ करोगे उनको डेवलप, अगर नॉर्थ कोरिया जैसा एक कह सकते हैं ना कि रोग नेशन कंट्री, राइट, तो वहाँ पर अगर इस तरीके की डेवलपमेंट हो जाती है तो वो इंटरनेशनल पीस के लिए मुश्किल होगा, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और नॉर्थ कोरिया की कौन सी वो लोकेशन है वो भी जानेंगे जहाँ पर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को एनहेंस किया जा रहा है। थर्ड वन इज़ अबाउट हरिकेन इडा। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और सब लोग एकदम ट्रैप में फंस चुके हैं। ल्यूसियानिया, अमेरिका की टेरिटरी, वहाँ पर अब आप देख सकते हो कि हरिकेन इडा 16 ईयर्स के बाद में वहाँ पर लैंडफॉल होता है, जब कैटरीना वहाँ पर आता है 16 साल पहले, और कैटेगरी भी 4 है, सीवियर कैटेगरी में आता है ये, तो बहुत सारा लॉसेस होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे कोविड रिलेटेड ज़्यादा है, तो बस केवल एक ही आर्टिकल हम जो देखेंगे न्यूज़, दैट इज़ अबाउट कि कोविड क्या इंडिया में एंडेमिक हो चुका है, जानेंगे इस मुद्दे को। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे देखो, एक तो जून क्वार्टर, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 चल रहा है, इसका फर्स्ट क्वार्टर जून क्वार्टर हो गया। अब यहाँ तक अभी एक्सपेक्टेड तो ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहेगी वो 18 to 29%, जस्ट बिकॉज ऑफ द लो बेस। लो बेस का मतलब हो गया कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल जब लॉकडाउन लग रहा था तो उस टाइम पर इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। अब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन था प्रीवियस ईयर में, दैट वाज अराउंड -24%, राइट। अब उसी केस में आप कंपेयर करो, अगर आज 2 या 3% प्लस में भी अगर जीडीपी ग्रो करती है तो ओवरऑल जो गैप आ गया, बेस इफेक्ट आपके पास में, बेस क्या है, माइनस में है, तो ऐसे में आप क्या करते हो, ओवरऑल डिफरेंस आपको फील होगा जी। और 18 से 29% तक की इंडियन जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है। तो देखो ये शॉर्ट टर्म डेटा है, इतना कोई काम का नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में डेटा चेंज होता है। हाँ, अगर ये डिकेडल हो या फिर 2 to 5 ईयर अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तभी इंपॉर्टेंस आ जाती है। देखो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, आप जरूर पढ़ो उसको। हम जो न्यूज़ देखेंगे दैट इज अबाउट भारत नेट, कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पीपीपी मॉडल के ऊपर भारत नेट प्रोजेक्ट के बेसिस पे इंडिया की अराउंड 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के टारगेट लिया हुआ है। वो अभी तक भी ठंडे बस्ते में, मतलब आप देखो कि इस प्रोग्राम को चलते बहुत टाइम हो गया, ठीक है, उसके बावजूद अभी तक भी अचीवमेंट्स नहीं है। तो एक ऑप्शन निकाला जा रहा है, दैट इज पीपीपी मॉडल। हमने इससे रिलेटेड पहले भी न्यूज़ देखी थी, पर अब क्या प्रोसेस है, कुछ एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। और स्पोर्ट्स पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर और नजर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट न्यूज़ है रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये तो देखो न्यू रीजनल स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जबकि दूसरी तरफ आप देखो इंडिया जो है वो अपने स्टैंड को कैलिब्रेट कर रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई है वो आपको पता है कि हमारी एंगेजमेंट अफगानिस्तान की रिपब्लिकन गवर्नमेंट के साथ में थी। अब रिपब्लिकन गवर्नमेंट को तो हटा दिया और वहाँ पर पावर कैप्चर कर ली किसने, तालिबान ने। अब तालिबान के साथ में हमारी एंगेजमेंट अभी तक नहीं है, पर होता क्या है कि संडे को तालिबान के एक लीडर जिनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजाई, उनके स्टेटमेंट ये आते हैं कि वो कीनली इंडिया के साथ में अपनी एंगेजमेंट्स चाहते हैं। जो भी स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उसमें बोला इंडिया को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ आप देखो रशियन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसमें इंडिया को बिल्कुल साइड में किया जा रहा है। अब जैसे मॉस्को टॉक्स हुई थी,
ओके। अब मॉस्को टॉक्स में रशिया ने बिल्कुल भी इंडिया को एंगेज नहीं किया अफगानिस्तान के लिए जो पीस प्रोसेस कंडक्ट करवाना था उसमें। वो बात तो ठीक है कि ये बात सेम आप यूएसए पे भी अप्लाई कर सकते हो कि जब दोहा राउंड ऑफ टॉक्स चल रहे थे तो उसमें भी इंडिया को एंगेजमेंट्स में बुलाया नहीं गया था। पर जैसे ही जो बाइडन ने टेक ओवर किया तो उसके बाद में जो बाइडन ने इनवाइट करना शुरू किया कि भाई इंडिया भी एक की स्टेक होल्डर है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो यहां पर इंडिया की रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर मॉस्को की तरफ से तो एकदम रेडिकल आप कह सकते हो ना, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है इंडिया को, जिसमें आप देख सकते हो कि जमीर काबुलोव जो कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन के स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने ये किया कि इंडिया बिल्कुल भी इस टेबल पे नहीं आ पाएगा जिस टेबल पे हम बात कर रहे हैं। तो ये तो रशियन स्टेटमेंट है। जबकि अफगानिस्तान में जितना कुछ भी अभी सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें एक आप ग्रुप देख सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा सेक्शन निकल के आ रहा है कंट्रीज का जिसको बोला जा रहा है एक्सटेंडेड ट्रोइका। ये नाम आप जरूर याद रखोगे, एक्सटेंडेड ट्रोइका। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? रशिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए। ये सब चारों मिलकर के और इन्होंने कतर की कैपिटल दोहा में बातचीत की थी कि अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान का है वो क्या रोल होना चाहिए वहां के रिजीम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट था दैट वाज अबाउट एक्सटेंडेड ट्रोइका। इसके आगे देखो, ये चीज तो हम बार बार समझ चुके हैं कि जैसे ही यूएस से विड्रॉ कर रहा है, नेटो की फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं, तो रशिया, चाइना और पाकिस्तान अपने पत्ते जरूर खेलेंगे वहां पे। ओके। अब इस केस में क्या है, इन तीनों कंट्रीज के साथ में हमारी एंगेजमेंट इतनी ज्यादा है नहीं, तो अब इंडिया के लिए थोड़े से चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। देखो, एक टाइम था जब 1980s में यूएसएसआर के इन्वेजन के चलते कम्युनिस्ट रिजीम चल रहा था अफगानिस्तान में, उसको उखाड़ने के लिए पाकिस्तान, यूएसए ने मुजाहिदीन्स को तैयार किया। ठीक है। तब से लेकर अब तक की बात करें तो रशियन जो एम्बेसडर हैं जिनका नाम है कैबुलोव, वो देखो लगातार अपनी प्रेजेंस है ना, उसको हमेशा रशियन डोमिनेंस को कंटिन्यू करने में बिल्कुल पीछे नहीं गए। अब वैसे तो देखो G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई है। अब G7 कंट्रीज की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं उनकी कमेटी थी, उनकी मीटिंग हुई, तो उसमें इंडिया के लिए तो ये बोला गया कि इंडिया से हमें जरूर बात करनी चाहिए G7 ने। पर आपको पता है G7 जब G8 हुआ करता था तो रशिया का पार्टिसिपेशन भी था, पर 2014 में रशिया ने क्रीमिया वाले रीजन को एनेक्स कर लिया, वो भी फोर्सफुली मिलिट्री फोर्सेस के बेसिस पे। तो ऐसे में रशिया को फिर एक्सक्लूड कर दिया, ओके, किससे? G8 से, और बन गया वो G7। तो इस चीज को लेकर के भी रशिया बड़ा नाराज रहता है कि इंडिया को तो पार्टिसिपेशन मिल रहा है वहां पर और इंडिया रशिया के लिए आवाज नहीं उठाता है। तो उस केस में रशिया भी अपनी तरफ से इंडिया के लिए आवाज अब कम उठाता है। ठीक है। देखो, रशिया के साथ में हमारे जब भी, जैसे मान लो 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, उसके बेसिस पे हमने बांग्लादेश का लिबरेशन भी करवाया था। पर एक चीज क्लियर है कि जितना रशिया ने हमारे लिए किया उतना वो जरूर लेता है, मतलब एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। अब वो चीज अभी मैनेज हो नहीं पा रही है। अब दूसरी तरफ आप देखो कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी, उनकी एंगेजमेंट कंटिन्यू बनी हुई है और तालिबान के साथ में, और तालिबान की जो लीडरशिप है वो भी चाइना में विजिट के लिए बैक टू बैक जा रही है। अब देखो, एक प्लेटफॉर्म बच जाता है दैट इज संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। अब वहां पर ये चारों कंट्रीज, जिनमें तीन तो कौन से हो गए? रशिया, देन चाइना, देन पाकिस्तान और फिर इंडिया, ये चारों कंट्रीज संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। अब वहां पर हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल जाए, तो इसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इंडिया इन सभी कंट्रीज के साथ इंगेज करे। अब देखो, एक की प्लेयर और आ जाता है जिसका नाम है ईरान। अब ईरान भी देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, फुल मेंबरशिप मिले। ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी है। अब देखो, ईरान के साथ में हमारी एंगेजमेंट है वो एक अलग तरीके की एंगेजमेंट है, पर यूएसए के चलते हमारे रिलेशंस ईरान के साथ में थोड़े वीक हुए हैं। वो बात ठीक है कि ईरान की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें कि इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया हो। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो आप केवल और केवल एक चीज को फोकस में रखते हो, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। जैसे कि सुबह हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट आपका एनिमी नहीं है, कोई परमानेंट आपका फ्रेंड नहीं है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है। जिसमें म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट सेकंड प्रिंसिपल था, जिसमें इंडिया और यूएसए इस टाइम पे साथ में क्यों है?
चाइना एक म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट का पॉइंट बन रहा है। कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो इन दोनों वर्ल्ड की लार्ज डेमोक्रेसीज को साथ में लाने के लिए प्रेशराइज कर रही है। तो ऐसे में देखो आपके लिए टास्क आ गया है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, राइट। बाकी तो चीजें देखो मोर और लेस वही घूम घूम के आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, क्रिटिसिज्म के चलते गवर्नमेंट जो है वो ड्राफ्ट रूल्स जो कि ई कॉमर्स के लिए लॉन्च किए थे उनको एक बार फिर से ध्यान देगी, एक बार रिव्यू करेगी। वैसे तो देखो जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट है ना, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, वो ड्राफ्ट तो तैयार कर चुका था जुलाई 21 तक ही, पर वही चीज़ है कि स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ लेना ज़रूरी है कि कोई भी अगर कानून बनाया जाए, कोई भी अगर लॉज या रूल्स इंप्लीमेंट करने की बात आए तो पहले रिलेटेड पार्टीज से अगर कोई फीडबैक ले लिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं, उनके व्यूज़ लिए गए और उसके बेसिस पे पता पड़ा कि क्रिटिसिज्म कुछ ज़्यादा ही हो गया। सबसे पहला तो ये कि एक ओवर रीच का परसेप्शन आ रहा है यहाँ पे। वो कैसे? अब आप देखो कि हमारे यहाँ पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी है। फ्लिपकार्ट वैसे तो शुरू हुई थी तब इंडियन ही थी, पर आज वॉलमार्ट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है फ्लिपकार्ट में, तो वो भी अब फॉरेनर हो चुकी है। तो इस केस में अमेजोन और फ्लिपकार्ट अगर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं तो उसका रेगुलेशन आप करवाते हो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। दूसरी तरफ आप देखो कि इन प्लेटफॉर्म्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होते हुए देखते हो तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी वहां पर ज्यूरिसडिक्शन आ गया। तो ये दो ऑलरेडी थे, अब आप कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट को और लेकर के आ गए तो ये ओवर रीच हुई कि नहीं? भाई ऑलरेडी आपके पास में दो डिपार्टमेंट या दो मिनिस्ट्रीज हैं जो रेगुलेट कर रही हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को। उनको रेगुलेट करने के लिए अब आपने ई कॉमर्स लॉज और लॉन्च कर दिए जिसके बेसिस पे कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का और रोल आ जाएगा। तो ये तो जी कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा। एक तरीके से एक डिपार्टमेंट कोई वर्डिक्ट देगा तो दूसरा उसको वहीं पे खारिज कर देगा। तो इस तरीके से क्या हम एक प्रॉपर मैनर में मार्केट फोर्स को काम करने के लिए फ्री छोड़ेंगे? तो ये एक डाउट है। इसके अलावा जो ये आप कह सकते हो कि और कंसर्न जो रेज हुए उनमें एक रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट। अब रिलेटेड पार्टी में आप क्या कहना चाहते हो कि जैसे कि मान लो यहां पर टाटा कंपनी, आप जैसे फॉरेनर कंपनीज की बात की जाए तो मैं आपको दो एग्जांपल दे चुका हूं, पर दूसरी तरफ डोमेस्टिक हमारी यहां की लोकल कंपनीज हैं, उनका भी तो कोई ना कोई प्रोडक्शन या उनका भी तो कोई लेन देन है। उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं ये जो लॉज हैं हार्मफुल साबित हो सकते हैं। वो कैसे, वो आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो टाटा, रिलायंस, इनके भी तो डोमेस्टिक है ना काम, और इनकी अपनी अपनी ब्रांड्स हैं, जैसे 1mg हो गया, नेटमेड्स हो गया, अर्बन लैडर हो गया, मिल्क बास्केट। ये क्या है? टाटा और रिलायंस की ही कंपनियां हैं। अब आप एक चीज बताओ, यहां पर रिलेटेड पार्टीज का नाम लेकर के ये कहते हो कि जी यहां पर टाटा अगर कोई भी प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट को 1mg नहीं सेल आउट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टाटा और 1mg क्या है, दोनों एक ही ग्रुप का पार्ट है। तो ऐसे में तो फिर बाद में आप डोमेस्टिक जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी मुश्किलें पैदा कर दोगे। क्योंकि आप क्या कहते हो जी कि हमारे यहां पर इन्वेंट्री मॉडल की बजाय मार्केट मॉडल के ऊपर ज्यादा काम करना है। दैट मींस कि कोई भी कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट ना बनाने की बजाय हमारे यहां पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगे दूसरे के मार्केट, दूसरे के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए। अब आप यहां पर अगर रिलेटेड पार्टीज का नाम लेकर के इन्वेंट्री मॉडल को डिस्कार्ड करते हो, जिसमें कि टाटा मान लो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ भी मान लो, कुछ भी प्रोडक्ट तैयार कर दिया, मान लो XYZ, राइट। अब उस XYZ को 1mg अगर सेल आउट करना चाहता है तो आप ये कह दो कि टाटा और 1mg तो ये रिलेटेड पार्टीज हैं, तो फिर टाटा अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल आउट कर पाएगा। तो ऐसे में देखो इंडस्ट्री में भी इस चीज को लेकर के कंसेंसस नहीं बन पा रही है कि इस इशू को भी एक बार करेक्ट किया जाए कि रिलेटेड पार्टी को जो आप डिफाइन कर रहे हो ना उसको थोड़ा क्लैरिटी में लेकर के आओ कि कौन सी रिलेटेड पार्टी, क्या डेफिनेशन रहेगी, वो अभी तक वेग है। इसके अलावा ये मुद्दा ऑलरेडी हम क्लियर कर ही चुके हैं जिसको बोला गया क्रॉस इंडेक्सिंग ऑफ रूल्स, जिसमें क्या है कि जिन आप ई कॉमर्स कंपनीज को रेगुलेट करने की बात कर रहे हो, उन कॉमर्स कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आपके पास में ऑलरेडी कुछ ना कुछ अवेलेबल है, कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई डिपार्टमेंट एक्टिवेट है। पर दूसरी तरफ आप एक और कानून लेकर के आ रहे हो, कुछ नए लॉज लेकर के आ रहे हो, तो ये हो जाएगा क्रॉस इंडेक्सिंग कि एक ही चीज को रेगुलेट करने के लिए 3-4 आपके रेगुलेटर्स हो जाएंगे। तो फिर कहां एफिशिएंटली काम हो पाएगा? इसके अलावा जो नेक्स्ट मुद्दा आता है वो ये कि फॉल बैक लाइबिलिटी।
फॉल बैक लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया कि मान लो कि Amazon के ऊपर किसी XYZ प्रोडक्ट को सेल किया गया और XYZ प्रोडक्ट को सेल करने के बाद में कंज्यूमर को पता पड़ा कि XYZ प्रोडक्ट वाज डिफेक्टेड, तो उस केस में अब जिम्मेदारी किसकी होगी? Amazon की। अब आप एक तरफ बताओ कि XYZ प्रोडक्ट को Amazon अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करे, उसकी क्वालिटी की अगर जिम्मेदारी Amazon की आ रही है तो फिर Amazon तो इसकी क्वालिटी या इन कंपनीज को रेगुलेट करना शुरू कर देगा कि जी हम तो अब, क्योंकि ये बड़ी हो चुकी हैं, ऐसी कंपनियां हो चुकी हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को, तो उस केस में Amazon इस XYZ प्रोडक्ट वाली कंपनी को ये बोले कि जी हमें तो इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दो तो हम सेल आउट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज डाउन होती है। तो फिर आप फ्री कॉमर्स या फ्री प्लेटफॉर्म्स को आप कैसे काम करने दोगे? और देखो यूएसए जैसे कंट्रीज तो इन बातों को लेकर के पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया जो है वो नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स लगाता रहता है। बोला उसी में एक लाइन में और आप रूल ला करके दे दोगे तो हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा हर्डल्स आनी शुरू हो जाएगी। देखो एक्सपर्ट्स का यही कहना है, नीति आयोग का यह कहना है कि यहां पर ऑलरेडी जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है और आप कह सकते हो कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को आप बीच में ला रहे हो, तो मतलब क्या बनता है? आप किस तरीके से इंटरमिंगलिंग कर रहे हो? बस वही चीज आ रही नीति आयोग। मतलब आप देखो गवर्नमेंट के पर्सनल्स ने भी इस पे सवाल उठाया है कि आप एक ही चीज को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग लॉज लेकर के आ रहे हो, तो वो चीजें ठीक नहीं रहती हैं। और आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो 2021 के आए थे अभी, उनके अगेंस्ट में ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट यहां पर ऑलरेडी लीगल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो उससे ही सीख लेते हैं आप। ठीक है, ये चीज बताई जा रही है। तो चैलेंजेस हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, और इससे रिलेटेड डेफिनेटली एक्सप्लेन्ड पेज पे कुछ नया आएगा, वहां हम अच्छे से समझेंगे इस चीज को। और अभी तक जितना था उसको आपने अगर ग्रास्प कर लिया, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज हो रहा है कि गोवा में देखो जल्दबाजी के अंदर एक लैंड ऑनरशिप बिल है उसको पास किया है, और जबकि जो रेवेन्यू है, लॉ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट में, इस बिल के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट किया था। बिल का नाम है गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021। इसमें सिंपल सा काम क्या है कि जो भी गोवा में पिछले 30 सालों से रह रहा है, कम से कम 30 सालों से, ज्यादा से रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 30 सालों से रह रहा है और कोई भी लिविंग एरिया पे वो लगातार रह रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होगा, ये बोला गया है। तो इसको बोला गया स्टेटस ऑफ भूमिपुत्रा, सन ऑफ सॉइल का आइडिया। ओके, और इसमें मेन फोकस किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जो प्रमोद सावंत है उनका ये कहना है कि हम मूल गोवंकर, दैट मींस ओरिजिनल गोवंस को ये राइट देना चाह रहे हैं कि जो वाकई में 30 सालों से ज्यादा सालों से यहां पर रह रहे हैं। अब इसमें मेन जो लैंड एरिया है वो है कि 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लैंड एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, 250 स्क्वायर मीटर का अगर कोई एरिया है, उससे ज्यादा बड़ी जमीन है, तो इस लॉ का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर मुद्दा क्या आ जाता है कि मान लो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी और वहां पर किसी किराएदार को पिछले 30 सालों से अगर रहने के लिए दे दिया, तो उसको अगर आप वहां पर प्रॉपर्टी राइट्स दे दोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300A, जो कि कोई जमाने में 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो कि एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था, आर्टिकल 300A। उसमें क्या था? उसमें स्टेटमेंट सीधा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर किसी भी कानून में कोई प्रोविजन किया हुआ है जिसके बेसिस पे अगर किसी को प्रॉपर्टी राइट्स दिए हुए हैं, तो उनको कोई भी किसी भी बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। राइट? अब इस केस में क्या हो जाता है कि लिटिगेशन के मुद्दे बन जाएंगे। अब क्या होगा, ये बिल पारित हो गया और वहां पर जो ऑनरशिप जिनको मिलनी है वो मिल जाएगी। अब फिर ये मुद्दा है, अब आर्टिकल 300A में पहुंच गया ना, क्योंकि जो ऑलरेडी ऑनर है उसकी अगर वहां पर ऑनरशिप निकल जाती है तो उस केस में वो बंदा, ये जो मुद्दा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात आ गई तो देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहां पर रोल अपने आप आ जाता है। अब बाकी तो देखो टाइम बताएगा, फिलहाल तो ये बिल है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 29 जुलाई को, ना अच्छे से डिस्कशन हुआ ना डिबेट हुआ। ये हमने देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रॉब्लम है इंडिया में, जिसमें अच्छे से कहते हैं ना कि इन डेप्थ स्क्रूटनी नहीं होती, ना डिटेल एनालिसिस होता है, ना कमिटीज के बाद में रिकमेंड किया जाता है, ना उनको भेजा जा रहा है, तो वहां पर ओपिनियंस नहीं आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के, तो आप कैसे एक अच्छा कानून बनाओगे? फिर बाद में क्या होता है, वो कानून फंस जाते हैं लिटिगेशंस में और केस पे केस चलते रहते हैं, लोगों का टाइम खराब, मनी खराब, एसेट्स लूज। ये है प्रॉब्लम। आगे चलते हैं।
वर्ल्ड पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है, चाइना में देखो बच्चों के लिए फिक्स कर दिया गया है, एक ऑर्डर डिक्लेयर हुआ है जिसमें ये कहा है कि एक हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा कोई भी बच्चा ऑनलाइन गेमिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये अथॉरिटेरियन रिजीम का सेगमेंट है। तो चाइनीज रेगुलेटर अपनी तरफ से लगातार अपनी पकड़ बनाया जा रहा है, और मेन जो टारगेट है ना, एक तरफ तो जो बच्चों को एडिक्शन हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग से, एक तो वो तो है ही, पर इससे बड़ा जो मेन है टास्क वो है कि चाइना में जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट जो कंपनियां बन चुकी हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन गेमिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करके अपनी इतनी ज़बरदस्त पकड़ बना ली है कि आप ये मानो कि वो बहुत सारे पब्लिक, मतलब यूँ मानो कि एक पब्लिक मास को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उस इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए सीधा सा चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया, और जो नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा ये नोटिस दिया है कि अब से सितंबर 1 के बाद से, अब सितंबर 1 आ गया कल, उसके बाद से अब देखो यहाँ पर चाइना में बच्चे जो हैं गेम खेल पाएंगे 8 से 9 के बीच में फ्राइडे को, वीकेंड्स में। ठीक है, अब जो हॉलीडेज हैं उनके टाइम पे, तो ये पूरा प्रोविजन, एक घंटा 3 दिन, तो 3 घंटे से ज़्यादा कोई खेल नहीं पाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पकड़ बना ली और चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया उन कंपनीज ने, तो उनके ऊपर ये लगाम है। ठीक है, तो ये देखो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी लगातार पकड़ बनाए जा रहे हैं। ये कोई चाइना में इस तरीके के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आप वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की बात करो, जैसे कि आप गाफा का मैं बार बार नाम लेता रहता हूँ कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, इन कंपनीज की इतनी मोनोपोली हो चुकी है कि आज ये सरकारें गिराते हैं बनाते हैं, तो इनके ऊपर लगाम लगाना, बस उसी लाइन में चाइना ने भी अपना कदम बढ़ाया है। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जो कि यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर आर्म जिसको बोली जाती है, अब आपके लिए टास्क तो है ये कि IAEA के बारे में आप डिटेल में एक बार पढ़ोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बॉडी, इस पर क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, राइट। तो ऐसे में इन्होंने एनुअल रिपोर्ट दी है, एटॉमिक वॉचडॉग है ये यूनाइटेड नेशन का। तो इन्होंने बोला कि लगातार नॉर्थ कोरिया में प्लूटोनियम डेवलप किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में जो न्यूक्लियर वेपन अगर इंस्टॉल करने हैं तो वो इजीली कर पाएगा। तो ये देखो बहुत, अब नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटर रिजीम वाले कंट्री के पास में अगर चला जाता है तो देखो मुश्किलें हैं। और ये जो फैसिलिटी है जहां पर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है उस प्लेस का नाम है योंगब्योन। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है मैच द फॉलोइंग में, योंगब्योन न्यूक्लियर फैसिलिटी रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये नॉर्थ कोरिया, आप जवाब दे दोगे, राइट। बाकी हरिकेन इडा, इनके बारे में बता ही चुका हूं मैं। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में हरिकेन बोला जाता है, राइट। तो इडा जो है वो अभी आप देख सकते हो जबरदस्त स्पीड के साथ में आ रहा है, स्पीड थी 230 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन वो हो चुका है ऑलरेडी, वो सारी चीजें हैं। अच्छा, अब एक मेरी तरफ से एक टास्क है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना आप, ठीक है। वो ये कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ में कौन कौन से कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स शेयर करते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। आगे चलते हैं। फिर आ जाती है बात एक्सप्लेन पेज पे, जहां पर ये पूछा सवाल है कि भाई क्या कोविड एंडेमिक हो चुका है, बीमारी जो है ये कोविड एंडेमिक हो चुकी है। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से इंडिकेशन तो दे दिया है कि इंडिया में पॉसिबल थर्ड वेव आ सकती है SARS-CoV-2 कोविड-19 की, ओके। और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज किए गए हैं वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो एक तो ये आप ध्यान रखें। कोविड-19 देखो एंडेमिसिटी को अगर चेक करना चाहें तो इसका असर ये मानो कि जहां पर लो से मॉडरेट लेवल का ट्रांसमिशन अगर किसी बीमारी का कंटिन्यूअस होता रहता है ना, कोई भी ऐसी बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा है, जुकाम की बात करो कोई भी तरीके की, या इन्फ्लुएंजा के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अगर वो थोड़े बहुत इन्फेक्शन करके एकदम सीवियर बीमारी में ना हो करके थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर लोगों को करते हैं तो वो एक एंडेमिक बीमारी, एंडेमिक आप कंसिडर करना शुरू कर देते हो। तो व्हाट इज एंडेमिसिटी, इसका मतलब सिंपल सा है कि एंडेमिक का मतलब होता है कि वो हर एक टाइम पर अवेलेबल है किसी भी लोकेलिटी में। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया जा रहा है इन्फ्लुएंजा का, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जबकि स्मॉल पॉक्स या आपको पता है इसको इरेडिकेट किया जा चुका है, तो ये एंडेमिक नहीं कही जाएगी। इसके अलावा ज्यादातर वही पैथोजेंस, वही डिजीज स्प्रेड करने वाले वायरस या बैक्टीरियाज या फिर जो भी आप प्रोटोजोआ बोल सकते हो, तो पैथोजन बोल दिया जाता है उनको ओवरऑल कंबाइन एक अम्ब्रेला टर्म के बेसिस पे। तो वो पैथोजेंस
जिनको आपने इरेडिकेट ह्यूमंस में तो कर दिया बट एनिमल्स में अभी भी प्रेजेंट हैं, तो वहां से क्या हो गया, एनिमल्स एक रिजर्वोयर का काम करेंगे और उसकी वजह से री इन्फेक्शन के केसेस आना शुरू हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन इंडिया में इस केस में हम मान सकते हैं, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन का आप बात करो तो एनिमल्स में भी केसेस हैं। अब एनिमल, आप वैक्सीनेशन आपने दे दिया, राइट, लोगों को सबको वैक्सीनेट कर दिया। वैसे तो वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कम हमारे यहाँ पर फिर भी अभी आया कि जो एलिजिबल जितनी पॉपुलेशन थी उसकी अराउंड 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा चुका है, एटलीस्ट 1 डोज। और 15% को तो आप मान के चलो जिनको डबल वैक्सीन मिल चुका है। तो ऐसे में आप देखो, एक तो पोलियो आपको पता है ये ह्यूमन वायरस है, स्मॉल पॉक्स ये भी ह्यूमन वायरस है, तो इनको इरेडिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आई। पर दूसरी तरफ ऐसे वायरसेस, ऐसे पैथोजेंस जो कि एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे कि बैट्स हो गए, कैमल हो गया, या फिर सीवेट कैट्स हो गई, तो उनसे क्या हो जाता है कि अब जैसे ही ह्यूमंस में जो इम्यूनिटी है वो डाउन होगी और वो इन्फेक्शन फिर एनिमल से आ जाता है, तो फिर वो बीमारी होती रहती है। पर हाँ, ये ठीक है कि हमारी बॉडी को क्या होता है, हमारी बॉडी ट्रेंड हो जाती है। तो ऐसे में जो इन्फेक्शन होता है, एंडेमिक अगर कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तो उसके बाद में अगर उसका इन्फेक्शन होता भी है ना उस पैथोजन से, तो इतना ज़्यादा डेडलीस्ट नहीं होता जितना कि कोरोना ने सेकेंड वेव में हमें दिखाया है, राइट। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ, माइल्ड टू आप कह सकते हो हल्का फुल्का जुकाम और ये जो फीवर वाला जो है वो फील हो जाएगा, ये सिनेरियो बताया जा रहा है। फिर आगे तो देखो, ICMR की रिसर्च ये बताती है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसकी रिसर्च ये बताती है कि 718 डिस्ट्रिक्ट्स में से 70 डिस्ट्रिक्ट में जब हमने सर्वे किया तो अराउंड 2/3 पॉपुलेशन में हमें इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज मिली जो कि कोरोना के अगेंस्ट में फाइट करती है। तो अब ये इम्यूनिटी 2 तरीके से आ सकती है, नंबर 1 इन्फेक्शन, नंबर 2 वैक्सीनेशन। दो बोले किसी भी तरीके से अगर ये इम्यूनिटी आई है तो उससे देखो थर्ड वेव इतनी डेडलीस्ट होने के चांसेस तो नहीं लगते, बाकी देखो टाइम बताएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो और जो मोटी चीज़ 67% का ये सेरो सर्वे, मतलब ब्लड टेस्ट किया जाता है एक तरीके से, और उसमें ये देखा जाता है IgG एंटीबॉडीज कितनी है। अब आप देखते हो कि जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती है ना किसी भी एंटीजन को रोकने के लिए, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में एक तो मेमोरी डेवलप होती है और T सेल्स डेवलप होती है जो कि इम्यूनिटी को हमारे साथ में कंटिन्यू बनाए रखती है। पर वही बात है कि आज आपने वैक्सीन लिया, आपने अपनी वैक्सीनेशन किया, एक इन्फेक्शन ही तो है। अब आपने इन्फेक्शन लिया, अब इन्फेक्शन के बाद में आपकी बॉडी को थोड़ी सी मेमोरी रही, 6-7 महीने आपने निकाल दिए। ये आइडिया बताया जा रहा है, एक्यूरेट नहीं है कि 6-7 महीने तक डबल वैक्सीनेशन लिया तो 6-7 महीने तक आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। पर आप 6-7 महीने के बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इम्यूनिटी डिक्लाइन करेगी। अब आपको इन्फेक्शन अगर होता है तब फिर वहां पर हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो रिएक्ट तो करेंगी पर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगी जितना अभी कर रही हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत माइल्ड से हल्का फुल्का बुखार ये जो जुकाम का जो सिम्टम्स है वो थोड़ा सा फील हो सकता है। ये चीज़ें बताई जा रही हैं देखो मेनली तो, ठीक है। बाकी तो स्मॉल पॉक्स और इनको हटाने में क्यों सक्सेसफुल रहे वो आपको बता ही दिया, क्योंकि ये एनिमल में नहीं थी, ये मेंस में थी। पोलियो है वो अभी भी देखो, वैसे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी इसके केसेस हैं, पर इंडिया में बहुत हद तक इरेडिकेट हो गया, ऑलमोस्ट 100% इरेडिकेटेड माना जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी, पेंडेमिक कैसे होती है, पेंडेमिक या एंडेमिक कैसे होती है कोई बीमारी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इकोनॉमी पेज से कि PPP मॉडल, दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर भारत नेट प्रोजेक्ट को अब कंटिन्यू किया जाएगा। और इसमें मेन जो अभी काम किया जा रहा है वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, जिसमें अलग अलग जो आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेज है उनके साथ बातचीत हो रही है और बिडिंग प्रोसेस पे काम होगा, ठीक है। अब देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है भारत नेट, जिसमें मेन काम क्या टारगेट लिया गया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए जितनी भी इंडिया में लगभग 2.5 लाख के लगभग ग्राम पंचायत हैं उनमें, ठीक है। अब PPP मॉडल पे क्यों लाया गया, क्योंकि अभी तक भी जितना टारगेट किया गया था वो अचीव नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को अब टारगेटेड मैनर में अचीव करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए अब ये PPP मॉडल के ऊपर ये भारत नेट जो मिशन है या फिर प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट होगा। इसमें आप देख सकते हो कि जो कोई भी अब यहाँ पर बिडिंग होगी, बिडिंग का मतलब कंपटीशन कराया जाएगा कि कौन सबसे बढ़िया, सबसे कम दामों के अंदर बढ़िया क्वालिटी की फैसिलिटीज दे देगा, प्राइवेट सेक्टर का जो भी एंटिटी होगी बोलो उसी को हम यहाँ पर टेंडर दे देंगे। तो इसको बोला, इसमें जो मेन मेथड यूज हो रहा है ना जो कंपटीशन का है या फिर बिडिंग का, दैट इज कॉम्पिटिटिव इन
सॉरी कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस, मतलब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो होती है नॉर्मल स्टैंडर्ड्स की, उन पे काम किया जाएगा। इसमें देखो एक तो ये कि 16 स्टेट्स के लिए काम किया जाएगा अभी पीपीपी मॉडल में, और 9 पैकेजेस तैयार किए जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखें, शुरुआत में ध्यान किस पे दिया जा रहा है, 16 स्टेट्स और 9 पैकेजेस। अब आगे देखते हैं क्या है मुद्दा। कुछ ऐसा है कि अब जैसे भारत नेट का जितना भी आगे काम होना है उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट लगने वाली है 29,432 करोड़, 29,432 करोड़ रुपीस, ये एस्टिमेटेड है। अब इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो तो देखो अपनी तरफ से 49,041 करोड़ रुपए का एक वायबिलिटी गैप फंड बनाएगी। दैट मींस कि अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू हो गया और वहां पर प्राइवेट सेक्टर के पास में कहीं से पैसे की शॉर्टेज आ रही है, तो शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए वायबिलिटी गैप फंड स्टैब्लिश किया जाएगा 19,041 करोड़ रुपए का। अब आप देखो कि इस पीपीपी मॉडल में जो 16 स्टेट्स लिए गए हैं वो यहां पर दिए हुए हैं, जिनमें टारगेट क्या है कि लगभग 3.61 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। अब टारगेट यहां पर तो आप देख रहे हो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की, और यहां बात कर रहे हो 16 स्टेट्स में 3.61 लाख गांवों की बात कर रहे हो। पर होता क्या है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर एक या एक से ज्यादा गांव भी तो हो सकता है ना, बस वही चीज है। तो नंबर ऑफ विलेजेस आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। और टोटल पैकेजेस कितने तैयार होंगे पीपीपी मॉडल के, 9, टोटल 16 स्टेट्स होंगे। अच्छा, जो भी प्राइवेट प्लेयर वहां पर आएगा वो प्राइवेट प्लेयर इन 9 पैकेजेस में से 4 को ऑप्ट कर सकता है। ऐसे नहीं कि अब 9 पैकेजेस में से अलग अलग को ऑप्ट कर लिया अलग अलग स्टेट्स के अंदर कि जी मैं तो यहां पर मणिपुर में तो कोई और प्लान ए पे काम करूंगा पैकेज 1 पे, और अरुणाचल प्रदेश में प्लान बी पे काम करूंगा। जी नहीं, बिल्कुल आपके पास में ऑप्शन 4 अवेलेबल हैं। अगर आप 16 के 16 स्टेट्स भी लेते हो तो चारों के चारों पैकेज में ही आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, 4 में से फिर आप 1 अरुणाचल प्रदेश को दो, सेकंड आप असम को दो, बंगाल को, फिर वापस से 1 दे दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है कि फेज 1 एंड फेज 2 के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर देखो पहले काम किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हुए। ओके, आगे चलता है। अब देखो हम आ गए स्पोर्ट्स पेज पे। स्पोर्ट्स पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये देखो स्टेट लेवल पीएससीज में आपकी यूज हो सकती है, चाहे आप बिहार पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एमपी पीएससी की कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पीएससी की, राजस्थान पीएससी की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारा पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं अभी, ओलंपिक्स तो हो चुके हैं ऑलरेडी, अब पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं टोक्यो में 2020 के ही, अब कोविड की वजह से 2021 में हो रहा है। तो ऐसे में सुमित अंतिल, इन्होंने देखो गोल्ड जीता है जेवेलियन थ्रो में, ये रहे। देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने सिल्वर जीता है, और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज जीता है अपनी अपनी कैटेगरीज में, और तीनों के तीनों जेवेलियन थ्रोअर्स हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देवेंद्र झाझड़िया, ये तो बार बार इनका तो नाम आता ही रहता है जब भी हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें। तो हो गया एक तो। इसके अलावा इनकी कैटेगरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है, अच्छे से देख सकते हो। फिर बात आ जाती है शूटिंग में। अब शूटिंग में भी इंडिया को गोल्ड मिल चुका है पैरा ओलंपिक्स में, और वो जयपुर की अवनी लाखेरा हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। ये 19 साल की है अवनी लाखेरा। ओके, इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में, ठीक है, SH1 कैटेगरी में गोल्ड जीता है, और ये पैरालाइज हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। ओके, फिर उसके बाद में पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये देखो राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो चुकी है। ओके, इनकी जो कोच है उनका नाम है सुमा शिरूर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो आज के न्यूज़पेपर में हमें देखना था। एडिटोरियल आपको सुबह मिल ही गया था। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।